हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिलावल भुट्टो के आज अचानक भारत आने से पहले कुपवाड़ा में बड़ा एनकाउंटर, 2 आतंकवादी ढेर। पुंछ में आतंकी हमले के बाद सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन, पठानकोट से लेकर जम्मू तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आर्मी के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जिस प्रकार से बयान दिया था कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है पीओके को वापस लेना। ऐसे में ठीक उसके अगले दिन ही भारतीय सेना ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर 2 आतंकवादियों को ढेर किया है। सारी जानकारी बताएंगे और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के भवन पर ड्रोन से बड़ा हमला, क्रेमलिन का बड़ा दावा कि पुतिन की हत्या की गई थी। कोशिश बताएंगे फिर क्या हुआ दोस्तों, और अब क्या पुतिन यूक्रेन को करेंगे नेस्त नाबूद। सारी जानकारी यहाँ आपको बताने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को लगा है तगड़ा वाला झटका, बताएंगे कौन हो गया भाजपा में शामिल। और साथ ही साथ राशन कार्ड धारकों को सबसे बड़ी खबर, और इन लोगों को अब नहीं मिलने वाला फ्री राशन। सारी जानकारियां बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत की सेना विश्व की सबसे बेहतर और नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर, पठानकोट से जम्मू तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी आर्मी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बता दे, पुंछ में आतंकी हमले के बाद ये सबसे बड़ा ऑपरेशन भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुआ है, जहां स्थित पिचनाद माछली इलाके के पास सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि मुठभेड़ उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पिचनाद माछली इलाके के निकट हुआ। उन्होंने बताया कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादियों की शिनाख्त की जा रही है तथा उनके संगठन के बारे में पता लगाया जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश की खुफिया जानकारी के बाद पठानकोट से लेकर जम्मू तक में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही इलाके के सारे सैनिक स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि आज ही की वो दिन है जब बिलावल भुट्टो भारत आ रहे होंगे, और अब ऐसे में इस आतंकवादी का खात्मा ये दर्शाता है कि बिलावल भुट्टो को भारत बहुत बुरे तरीके से घेरेगा आतंकवाद के मुद्दे पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि गोवा में एससीओ बैठक में आमने सामने होंगे बिलावल और जयशंकर जी। मीटिंग कवर करने पहुंचने लगे पाकिस्तानी पत्रकार। बता दें, भारत गुरुवार यानी कि 4 मई से गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा। इस 2 दिवसीय बैठक में चीनी विदेश मंत्री किन गेंग, रशिया के सरगई लावरो और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल होंगे। एस जयशंकर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। बिलावल भुट्टो आज शाम करीब 4 बजे तक गोवा पहुंच जाएंगे और सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे गोवा बीच पर विदेश मंत्री जयशंकर जी द्वारा आयोजित गाला डिनर में शामिल होंगे भी या नहीं। विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख गुरुवार से गोवा पहुंचेंगे, जबकि विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक सुबह 10:15 पर होगी। आपको बता दें कि यह बैठक ऐसे वक्त आयोजित हो रही है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया और पश्चिमी देशों में तनातनी है और चीन के विस्तारवादी रवैये को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा हो सकती है। उसमें उन चिंताओं पर भी विचार किया जा सकता है जिसमें कहा जा रहा है कि तालिबान के शासन में यह देश आतंकवाद का पोषण स्थल बन सकता है। और सब में बड़ी बात, बैठक के दौरान इस बीच दुनिया भर के देशों की विशेष नजरें रहेंगी कि एससीओ सम्मेलन से इतर जयशंकर जी और बिलावल भुट्टो के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक होती है या नहीं। बहरहाल आपकी इस पर जो भी निजी राय होने वाली हो दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार से भारत ने एससीओ समिट करवाने का जिम्मेदारी ली है दोस्तों, ऐसे में अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी के सर पर वाकई में काफी ज्यादा लोड है और पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर। ऐसे में उनको आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा ताकि अच्छे से एससीओ समिट हमारा भारत सफलतापूर्वक कर सके। बहरहाल आज जितना ज्यादा उसके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक और हमेशा की तरह चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां सबसे बड़ी खबर, रशिया के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से हमला, क्रेमलिन का बड़ा दावा, पुतिन की हत्या की कोशिश। जी हां, रशिया ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। रशिया का कहना है कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या करने के लिए राष्ट्रपति आवास क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला किया। हालांकि इस हमले में पुतिन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। रशिया ने बुधवार को बयान जारी करके कहा कि पुतिन की हत्या के प्रयासों में क्रेमलिन पर रात 2 बजे ड्रोन से हमला किया गया। रशिया ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। रूस का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन की ओर से किए गए 2 ड्रोन को मार गिराया है।
है। क्रेमलिन का कहना है कि 9 मई को विक्ट्री डे परेड से पहले हमले की कोशिश की गई है। पुतिन पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई, लेकिन पुतिन को इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमें जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। ड्रोन हमले के बावजूद 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड तय समय पर होगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या पुतिन अब एक्शन लेंगे, क्योंकि अब जो पुतिन का एक्शन होने वाला होगा वो देखने वाला होगा और बहुत बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि राष्ट्रपति भवन पर हमला का मतलब होता है कि किसी देश के आप प्राइम मेंबर को उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब आपने पूरे तरीके से चुनौती दे दी है और वास्तव में अब रशिया का क्या रिएक्शन होने वाला होगा वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपकी इस पर जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां केंद्रीय मंत्री ने कहा पीओके को भारत का हिस्सा बनाना मोदी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा, जिसके बाद पीओके के लोगों का क्या रिएक्शन रहा दोस्तों आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को फिर से हासिल करना और इसे भारत का हिस्सा बनाना सरकार के एजेंडे में है। लंदन में रहने वाले जम्मू कश्मीर मूल के छात्रों और सामाजिक समूहों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद उन्होंने 1947 के बाद विभिन्न सरकारों द्वारा अतीत में की गई कई गलतियों को ठीक करने की कोशिश की है। ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर गए जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर के लोगों में अपनेपन की भावना पैदा हुई है और उन्हें देश के बाकी हिस्सों से अपने समकक्षों के बराबर अधिकार मिले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पहले से ही पीओके के लोग लगातार भारत के साथ जुड़ने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आर पार खोल दो, हमें भारत के साथ जोड़ दो। और जैसे ही जितेंद्र सिंह का यह बयान पीओके में फैला दोस्तों, वाकई में वहां पर खुशी की लहर देखने को मिली है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रहकर पीओके की जनता पूर्ण रूप से फेडअप हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत गेहूं वेहूं मिल भी रही है वो पीओके में बिल्कुल नहीं मिल रही और पीओके की जनता पूर्ण रूप से परेशान है। या यूं कह लें दोस्तों कि पीओके के जो हालात हैं उसको पाकिस्तान की सरकार उजागर होने ही नहीं देती है, विश्व लेवल पर उसको आने नहीं देती, भारत तक उसकी खबर पहुंचने नहीं दी जाती है कि वहां की क्या स्थिति है। लेकिन रियलिटी क्या है आप सभी जानते ही हैं। बहरहाल जितेंद्र सिंह का ये बयान वाकई में अगर सच होता है तो भारत के लिए ऐतिहासिक दिन होगा और हर भारतीयों के और पीओके के लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर होगी। बहरहाल पीओके को भारत के साथ मिलाने को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आप लोगों की क्या विनती होगी मोदी सरकार से। साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा फैसला, पहली बार रात में ड्यूटी करेंगी महिला पुलिस कांस्टेबल। जी हां, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जम्मू शहर में रात के समय विभिन्न अहम नाकों पर महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया है। इस कदम से मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल महिलाओं पर भी नजर रखने में आसानी होगी। अधिकारियों ने बताया कि पहली बार रात के वक्त महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया है। एक महिला हेड कांस्टेबल ने कहा कि रात में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें शहर के विभिन्न नाकों पर तैनात किया गया है। अनीता नाम की एक पुलिस कर्मी ने कहा कि महिला पुलिस कर्मियों को रात में महिलाओं की उचित जांच करने के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटी है कि हम महिला निवासियों की गतिविधियों पर नजर रखें ताकि कोई अवैध गतिविधि ना हो, क्योंकि पुरुष कांस्टेबल उनसे ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाते। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यह कदम न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बल्कि महिलाओं द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए भी है। बहरहाल जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उठाए गए इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या बिल्कुल सही फैसला लिया गया है? आप लोग क्या कहते हैं? भारतीय होने के नाते अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस पर और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिन्होंने लाइक अभी तक नहीं किया है। चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर फिर एक बार घिरा बीबीसी। दिल्ली कोर्ट ने जारी किया समन। बता दे बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जब से डॉक्यूमेंट्री बनाई है तब से भारत में उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब उसे दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने बीबीसी के अलावा विकिपीडिया और इंटरनेट आर्काइव को भी समन जारी किया है। यह समन मानहानि के मामले में जारी किया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कुमार सिंह ने यह याचिका दाखिल की। रोहिणी कोर्ट अब 11 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। विनय कुमार सिंह ने याचिका में कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की मानहानि की गई है। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आरएसएस और वीएचपी को बदनाम किया गया है। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, जहां पाकिस्तान में अगस्त में हो सकते हैं आम चुनाव। इमरान खान और पीएम शहबाज में बनी सहमति। बता दें इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ एक सरकारी टीम के साथ तीसरे दौर की बातचीत के दौरान अगस्त तक चुनाव टालने पर सहमत बन गई है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। समा टीवी ने बताया कि विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग बोले तो ईसीपी को 14 मई को पंजाब प्रांत में चुनाव कराने का
आदेश दिया था। हालांकि सरकार ने फंड देने से इनकार कर दिया था। सत्तारूढ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और विपक्षी पीटीआई की बातचीत करने वाली टीमें आम चुनावों के समय पर गतिरोध को हल करने के लिए वार्ता में शामिल होने की तैयारी कर रही है। दोनों पक्ष एक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सीनेटर अली जफर के नेतृत्व में पीटीआई के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सरकार की टीम के साथ चर्चा की। जी हाँ, अगली खबर बता दें, जहां हिंद महासागर की पहरेदारी में भारत ने झोंकी पूरी ताकत मालदीव और श्रीलंका के साथ प्रोजेक्ट सागर पर काम हुआ तेज। बता दें, हिंद महासागर को चीन से बचाने के लिए अब भारत ने पहरेदारी काफी तेज कर दी है और इसी कड़ी में हिंद महासागर के अपने दोनों पड़ोसी देशों श्रीलंका और मालदीव की मदद के लिए भारत नए नए क्षेत्रों को खोल रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को माले में एक कार्यक्रम के दौरान मालदीव को एक तेज गश्ती जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है। इसके साथ ही भारतीय रक्षा मंत्री ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली से मुलाकात की और पहले से ही करीबी द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों का विस्तार देने के लिए बातचीत की। जी हाँ, मालदीव को 2 जहाज उस वक्त भारत ने सौंपे जब इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हिंद महासागर की पहरेदारी के लिए प्रोजेक्ट सागर के तहत ऑपरेशन को काफी तेज कर दिया है, जो कि चाइना के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है। चीन को इससे मिर्ची और बौखलाहट होनी तो बिल्कुल तय है। ऐसे में राजनाथ सिंह को इसके लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा। बात करते हैं एक और खबर की ओर, जहां पर बांग्लादेश ने रोहिंग्या संकट के समाधान के लिए भारत से मांगी मदद। जी हाँ, बांग्लादेश के लिए 10 लाख रोहिंग्या समस्या बन चुके हैं। अब वापस म्यांमार भिजवाने के लिए भारत से मदद मांग रहा बांग्लादेश। बता दें, बांग्लादेश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को भारत से अनुरोध किया है कि वो म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के लोगों को वापस लेने के लिए राजी करने के वास्ते प्रभावी कदम उठाए। वर्ष 2017 में रखाइन प्रांत में म्यांमार की सेना की कार्रवाई के पश्चात लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान वहां से भागकर बांग्लादेश के फॉक्स बाजार में शिविरों में रह रहे हैं। राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के प्रवक्ता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा के साथ बंग भवन में मुलाकात में राष्ट्रपति ने ये अनुरोध किया है। बहरहाल क्या भारत को ऐसे में इनकी मदद करनी चाहिए? दोस्तों, आप क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ताइवानी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन से भिड़ने को तैयार हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि युद्ध में कौन करेगा हमारी मदद। जी हाँ दोस्तों, ये बयान दे करके ताइवानी विदेश मंत्री ने अमेरिका जैसे बड़े देश को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई जानता है कि ताइवान की इस लड़ाई में अमेरिका सबसे पहले उसकी मदद करने आएगा, क्योंकि अमेरिका अपने आप को दिखाता है कि हम ताइवान के सबसे बड़े अंग रक्षक हैं। लेकिन दोस्तों, ताइवानी विदेश मंत्री ने जो ये बयान दे दिया है, इसने चौंका दिया है और अमेरिका पर भी बहुत बड़ा शक खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, स्वशासित द्वीप ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि उनका देश चीन के साथ किसी भी सशस्त्र संघर्ष में अपने लिए लड़ने का इरादा रखता है और यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से देश उसके साथ खड़े हो सकते हैं। चीन ताइवान पर अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है और कहता रहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो वो बलपूर्वक उसे अपने नियंत्रण में ले लेगा। ऐसे में संभावित सशस्त्र संघर्ष को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में दोस्तों, इस बयान ने वाकई में हर किसी को अचंभे में डाल दिया कि अमेरिका तक का नाम नहीं लिया ताइवान ने कि अमेरिका उसकी सबसे पहले मदद करेगा। इसका मतलब दोस्तों यही हुआ कि ताइवान को भी पता है कि अमेरिका बस उसका यूज कर रहा है, ना कि उसकी मदद करने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान का हाल पूरे विश्व को पता है। बहरहाल अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि अमेरिका वाकई में अपना फायदा देखने की हमेशा कोशिश करता है, वो किसी का सगा नहीं हुआ, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और अमेरिका भारत के रिश्ते और अमेरिका रशिया के रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता किसको मानते हैं आप लोग दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ये देश बना एशिया का सबसे बड़ा भिखारी, कंगाली में श्रीलंका को भी पछाड़ा, हैरान कर देगी ये रिपोर्ट। बता दे, पाकिस्तान की कंगाली पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की हालत भी अब अस्थिर है, लेकिन पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट से पता चला कि पाकिस्तान श्रीलंका को पछाड़कर सबसे तेज मुद्रास्फीति के मामले में एशिया का शीर्ष देश बन गया है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपए का मूल्य निम्न स्तर तक गिर गया और खाद्य और ऊर्जा की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार एक साल पहले अप्रैल में कंज्यूमर कीमतें 36.4% बढ़ गई, जो 1964 के बाद सबसे अधिक है, यानी 50 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस्लामाबाद की मुद्रास्फीति की दर एशिया में सबसे अधिक है और ये मार्च में 35.4% से अधिक थी। बहरहाल दोस्तों, एशिया में सबसे भिखारी देश अब पाकिस्तान बन चुका है, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार
जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, जो भारत को भिखारी बनाने की कोशिश कर रहा था, आज उसके साथ ही उल्टा हो गया है। ऐसे में कर्मा का फल मिल गया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी नौसेना ने लगाया बड़ा आरोप, ईरान ने फिर जब्त किया जहाज, इस बार पकड़ा पनामा के झंडे वाला तेल टैंकर। बता दें, अमेरिकी नौसेना ने कहा कि ईरान ने होर्मुज की खाड़ी में पनामा के झंडे वाले एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। बता दें कि यह तेहरान की ओर से हाल के दिनों में जब्त किया गया इस तरह का दूसरा जहाज है। नौसेना के मध्य पूर्व स्थित 5वें बेड़े ने जब्त किए गए पोत की पहचान नियोवी के रूप में की है। बताया यह जा रहा है कि ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जहाज को जब्त किया है। जी हां, नौसेना ने टैंकर के आसपास 1 दर्जन गार्ड जहाजों की तस्वीरें प्रकाशित की है। नौसेना ने कहा कि उन जहाजों ने तेल टैंकर को उनके साथ जाने के लिए मजबूर किया और ईरान के अंदर अब्बास के तट से ईरानी क्षेत्रीय जल की ओर बढ़ गया। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल, भारत ने खारिज कर दी रिपोर्ट। बता दें, अमेरिका के संघीय आयोग ने भारतीय एजेंसियों और अधिकारियों को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार बताया है। आयोग ने जो बाइडेन प्रशासन से भारतीय एजेंसियों और अधिकारियों की संपत्तियां फ्रीज करने के साथ ही उन पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी आयोग ने अमेरिकी संसद से भारत के साथ द्विपक्षीय बैठकों के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे उठाने और इस पर सुनवाई करने की सिफारिश की है। ऐसे में अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे तथ्यों की गलत बयानी बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अमेरिकी आयोग पर भारत को लेकर पक्षपातपूर्ण और मोटिवेटेड टिप्पणियां करना जारी रखने का आरोप लगाया। बागची ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां केवल यूएससीआईआरएफ को बदनाम करने का काम करती है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका के बड़े अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि भारत के प्रति अमेरिका का जो नरम रुख है उसका सबसे बड़ा कारण चाइना ही है। आपको बता दें दोस्तों, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर, अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने भारत में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर चुप रहने का फैसला किया है। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने यह फैसला चीन के साथ प्रतिद्वंदिता में भारत को अपने साथ रखने के लिए किया है। अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को अपने पक्ष में करने के प्रयासों को तेज कर रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत बड़ी ये खबर है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारी ये बताना चाहते हैं इस बात के जरिए से कि हम भारत को कुछ भी नहीं कहते, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि चाइना के साथ हमारी दुश्मनी है। ऐसे में भारत का साथ हमें हमेशा चाहिए होगा चाइना को मजा चखाने के लिए, अन्यथा वो भारत को भी कुछ ना कुछ जरूर कहते, भारत पर भी प्रतिबंध लगाते। ऐसा उन्होंने नहीं किया, ये अमेरिकी अधिकारियों का कहना है। बहरहाल दोस्तों, भारत हमेशा से आत्मनिर्भर रहा है, इंडिपेंडेंट रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे अमेरिकी अधिकारियों को, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका, पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा भाजपा में हुए शामिल। बता दें, यूपी निकाय चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा की बरेली मंडल के पीलीभीत जिले के नेता और सपा के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। राजधानी लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के समक्ष उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और इस दौरान भाजपा के तमाम दिग्गज नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने हेमराज वर्मा के अलावा गंज मुरादाबाद की ब्लॉक प्रमुख संध्या सिंह पटेल, सपा महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष व राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य शीला सिंह, विवेक सिंह पटेल ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य भी भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय राय और अन्य नेता भी मौजूद थे। जी हां, बता दें कि हेमराज वर्मा को पीलीभीत के बरखेड़ा से विधायकी जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री बनाया गया था और अब ऐसे में समाजवादी पार्टी को इन्होंने बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दिया है। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर, क्योंकि रिजल्ट अभी सही आते दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से भाजपा में निरंतर विपक्षी पार्टी के नेता शामिल होते जा रहे हैं। बहरहाल एक और खबर की बात करते हैं, जहां कर्नाटक के मतदाताओं से पीएम मोदी जी की अपील, कहा जय बजरंगबली बोलकर बटन दबाओ और कांग्रेस को सजा दे दो। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर गाली देने की संस्कृति का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के लोगों से अपील की है कि वे जब 10 मई को मतदान केंद्रों पर जाएं और मतदान करें तो जय बजरंगबली बोलकर उसे सजा दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता उनसे नफरत करते हैं और उन्हें गाली देते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी भ्रष्ट व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस अपने एक ऐसे नेता के नाम पर वोट मांग रही है जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दूसरा तरीका जिससे वे वोट मांग रहे हैं वो कि जिससे मन हो मोदी को
गाली दो। जी हाँ, ऐसे में कर्नाटक में क्या लगता है दोस्तों आपको, कौन सी पार्टी जीतने वाली है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी पर नालायक टिप्पणी करके फंसे खड़गे के बेटे, अब चुनाव आयोग ने भेज दिया इनको नोटिस। बड़ी खबर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को पीएम मोदी पर उनकी टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक चुनावी रैली के दौरान प्रियांक ने पीएम मोदी को नालायक कहा था। इस बयान के बाद कर्नाटक प्रदेश भाजपा ने सोमवार को पूर्व मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि उसे 2 मई को एक शिकायत मिली है, जिसमें प्रियांक खड़गे की तरफ से सार्वजनिक भाषण में पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। नोटिस में नालायक कहे जाने वाले बयान पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि उक्त भाषण के वीडियो की आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के आलोक में जांच की गई और निम्नलिखित हिस्से को उल्लंघनकारी पाया गया। चुनाव आयोग ने प्रियांक खड़गे को 4 मई तक अपना कारण बताने के लिए कहा है। बहरहाल कमेंट में आप लोग लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां राशन कार्ड धारकों को लगा बड़ा झटका, अब नहीं ले पाएंगे आप फ्री राशन। जारी हुई नई गाइडलाइन। बता दे पूरी खबर क्या है। राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका लगा। अगर आप भी कार्ड धारक हैं तो अब आप राशन का फायदा नहीं ले पाएंगे। पिछले कुछ समय से राशन डिपो संचालकों की मनमानी की खबरें काफी सामने आती रहती हैं, जिसके बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, बोले तो फूड डिपार्टमेंट, इस मामले पर सख्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिशा में विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। बता दें कि इन आदेशों का पालन सभी लोगों को करना होगा। जो भी लोग सरकारी आदेश का पालन नहीं करेंगे उन लोगों को राशन का फायदा नहीं मिल पाएगा। दरअसल आपको बता दें कि सरकारी आदेश में बताया गया है कि कोई भी डिपो संचालक अपने घर के अंदर डिपो नहीं चलाएगा। अगर उसका घर आसपास होगा तो भी वो दुकान में ही डिपो चलाएगा। पीओएस की ऑपरेट करने की पावर परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बनाकर ही दी जा सकेगी। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी वार्ड गांव में सप्लाई अटैच भी की गई है तो वो डिपो संचालक विभाग की तरफ से निर्धारित स्थान पर बैठकर ही राशन वितरित कर पाएंगे। साथ ही साथ मार्जिन राशि को बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। कहां से बांट सकते हैं राशन, आपको बता दें, डिपो संचालकों को अपना अकाउंट नंबर, आधार कार्ड की कॉपी को आवेदन फॉर्म के साथ लगाकर विभाग के पास जमा करवाना होगा। साथ ही डिपो संचालकों को निर्धारित स्थान पर ही राशन बांटना होगा। बहरहाल दोस्तों, अब ऐसे में जब ये नियम फॉलो होंगे तभी आपको राशन मिल पाएगा, तो ऐसे में अपने डिपो संचालक पर नजर जरूर रखें। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां केदारनाथ यात्रा स्थगित रहेगी या 4 मई को होगी शुरू। बहुत बड़ा अपडेट बता दें, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2023 पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धामों में दर्शन जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए राहत मिलेगी। केदारनाथ धाम 3 मई बुधवार को स्थगित करने के बाद बड़ा अपडेट सामने आया था। मौसम साफ होने पर तीर्थ यात्रियों को 4 मई को केदारनाथ धाम भेजा जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी दोस्तों अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।